जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स का। और प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स में आज हम बेसिक्स प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को अगर आज का जो लेसन है वो काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट मी ऐड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। ओके जी, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं दुनिया में वो इन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के थ्रू ही बनी हुई हैं। अगर उसमें ये कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट आता है उसका नाम है असाइनमेंट। सूडो कोड में हम असाइनमेंट के लिए दो साइन यूज़ करते हैं, एक है एरो साइन और एक है इक्वल साइन। एरो साइन हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे और असाइनमेंट का मतलब है कि आप कोई वैल्यू या एक्सप्रेशन किसी वेरिएबल को देना चाहते हैं। लाइक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मार्क्स और एरो 35। तो मार्क्स इसमें वेरिएबल है और एरो इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर और 35 इज़ अ वैल्यू। सो आप कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, लाइक ए इज़ इक्वल टू a+1 है, तो ये असाइनमेंट की ही एग्जांपल है। दूसरा जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट आता है उसका नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है कि जब आप प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो उसमें आप जब पहली कमांड लिखते हैं तो पहले वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद फिर दूसरी एग्जीक्यूट होती है, फिर तीसरी एग्जीक्यूट होती है एंड सो ऑन। सो इट मीन्स इन सीक्वेंस यू आर फॉलोइंग टॉप टू बॉटम अप्रोच। और इसमें कोई स्किपिंग नहीं होती। मीन्स के इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर आपने स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट की तो पहले ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2, फिर स्टेटमेंट नंबर 3। वन स्टेटमेंट नंबर 1 हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड तो फिर सेकंड एग्जीक्यूट होगी, और जब ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगी फिर थर्ड एग्जीक्यूट होगी। ये नहीं हो सकता कि 1 के बाद 3 आ जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो स्किपिंग इज़ नॉट अलाउड इन सीक्वेंस। ऑलराइट, सो दूसरा जो हमारे पास अब आते हैं सिलेक्शन की तरफ, जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। सो इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट, और सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में दो आते हैं। एक को हम कहते हैं इफ देन एल्स।
and the other one is case of अदरवाइज। अभी इसके ऊपर एक डिटेल टॉपिक आ रहा है आगे। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि नेम टू सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स, तो आप कहेंगे इफ देन एल्स और केस ऑफ अदरवाइज, ये दो हमारे पास सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड दैट इज आइटरेशन, आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट। आइटरेशन का मतलब है रेपिटेशन, इसको हम रेपिटेशन भी कहते हैं। और एक और टर्म आपने सुनी होगी लूप। सो आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट में हमारे पास 3 आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट हैं। पहले को हम कहते हैं फॉर टू नेक्स्ट लूप। सेकंड हमारे पास आता है while do and while। सूडो कोड में हम ये 3 प्रोग्रामिंग आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और थर्ड हमारे पास आता है रिपीट until। अगर हम आइटरेशन की बात करें तो आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट में जो पहला लूप है इसको हम कहते हैं काउंटर कंट्रोल लूप। कुछ बुक्स में इसका नाम लिखा हुआ है काउंट कंट्रोल लूप। इट मीन्स के नेचर ऑफ द फॉर लूप इज काउंट कंट्रोल। अब अगर हम वाइल डू एंड वाइल की बात करें तो इसको हम कहेंगे, इसमें हम कंडीशन पहले देते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्री कंडीशन लूप। और रिपीट अंटिल को हम कहते हैं पोस्ट कंडीशन लूप। ऑलराइट, सो अब सबसे पहले मैं डिटेल में इफ़ देन एल्स को, ये जो अभी मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ, इसका सिंटैक्स डिस्कस करता हूँ आपसे। सिंटैक्स का मतलब है लिखने का तरीका। अगर आप कहीं पे डिसीजन ले रहे हैं तो इफ़ का सिंटैक्स होगा सबसे पहले। अब मैं बल्कि इसको कुछ कलरिंग में करता हूँ। इफ़ इज़ अ रिजर्व वर्ड। इसके बाद आप यहाँ पे कोई कंडीशन देंगे, सो कंडीशन विल बी यूज्ड हेयर। और इसके बाद इसके 2 क्लॉजेस बनेंगे। एक को हम कहते हैं देन क्लॉज, और इसमें जो आपने इफ़ योर कंडीशन इज़ ट्रू सो इट इज़ ट्रू पार्ट, और एल्स के बाद आपके पास फॉल्स पार्ट होगा। मीन्स योर कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। सो इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और आप इसको एंड करेंगे एंड इफ़। आई होप आपको ये एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया जो हमने पहले लेसन में किया था कि मल्टी लाइन स्ट्रक्चर शुड बी एंडेड विद द प्रॉपर एंडिंग। तो इफ़ को मैंने एंड किया एंड इफ़ से, और मैंने जो क्लॉज लिखा देन वो बिल्कुल साथ नहीं लिखा, उसमें स्पेसिंग दी है। हम कहते हैं इंडेंटेशन।
सो जब भी आप लिखें तो बेहतर है कि आप उसको इंडेंटेड फॉर्म में लिखें। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई फ़्लो चार्ट बनाना है तो मैं इसी डायग्राम को फ़्लो चार्ट के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट करूँगा कि आपके पास कोई कंडीशन आ रही है और उस कंडीशन में कंडीशन कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। सो इसका मतलब है कि अगर ट्रू पार्ट चलेगा सो आपका बेसिकली इफ़ कंडीशन का देन पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा। इफ़ योर कंडीशन इज़ फॉल्स तो आपकी कंडीशन का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा। आई होप इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हमने अगर इफ़ कंडीशन को लगाना है तो उसको कैसा, ये एक सिंपल इफ़ कंडीशन का सिंटैक्स है। देन पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पे ये एक बेसिक सिंटैक्स ऑफ इफ़ कंडीशन मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आई होप इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में मैसेज कर दें, मैं आई सी और मैं उसका रिस्पॉन्स भी आपको कर दूँगा। ओके जी, अभी कोई क्वेरी नहीं है, चलें ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं केस ऑफ अदरवाइज से। केस ऑफ अदरवाइज क्या होता है? केस ऑफ अदरवाइज इज़ द सेम आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट, सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट। जिस तरह हमारे पास इफ देन एल्स है, इसी तरह केस ऑफ अदरवाइज भी है। लेकिन केस ऑफ अदरवाइज कब यूज़ करना है, इफ देन एल्स कब यूज़ करना है, ये अभी हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन सिंपल वर्ड्स में, इफ़ यू हैव सिलेक्टेड ऑप्शंस, लाइक आपको कोई मेन्यू बनाना है, आपने कोई 2-3 कंडीशंस को कंपैरिजन में रखना है, तो ऐसे केस में आप केस ऑफ अदरवाइज को यूज़ करें। और अगर आपने सिंपल इफ़ कंडीशन लगानी है, इफ़ के अंदर एक और इफ़ कंडीशन लाइक ग्रेडिंग क्राइटेरिया वगैरह है, तो आप बेहतर है कि इफ़ कंडीशन वगैरह लगा लें। अच्छा जी, अब हम केस ऑफ अदरवाइज का सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। केस ऑफ अदरवाइज का सिंटैक्स किस तरह डिस्कस होगा, मैं पहले यहाँ पे इसकी हेडिंग दे दूँ, केस ऑफ अदरवाइज। ओके, केस ऑफ अदरवाइज इज़ वर्किंग जस्ट लाइक इफ देन एल्स। लेकिन इसमें सिंटैक्स क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं जब आपने सब पहले आप कोई आइडेंटिफायर फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू है। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक मेन्यू है, उसमें 4 ऑप्शंस हैं। चॉइस का एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। चलें यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम भी बना लेते हैं कि एक मेन्यू है, उसमें 4 ऑप्शंस हैं और उन 4 ऑप्शंस में आपने ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह कुछ भी करना है। सो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ और उसमें मैंने पहले डिक्लेयर किया इंटीजर। ये मैंने एक चॉइस का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैं इनपुट करवा देता हूँ। इनपुट के लिए पहले मैं प्रॉम्प्ट टेक्स्ट देता हूँ, प्रिंट एंटर 4 ऑप्शंस, और इनपुट में मैंने चॉइस कर दिया। अब इस चॉइस की ऑप्शंस हमारे पास केस ऑफ अदरवाइज के थ्रू अब हमने इसको करना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, केस ऑफ चॉइस, whatever the value use is entered by the user, तो अब उसकी ऑप्शन वैलिडेट होगी इसके थ्रू। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और यहाँ लिखा कोलन, इसका मतलब है कि अगर चॉइस के अंदर वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं इसके थ्रू ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐड एक मेन्यू बनाते हैं, उसमें ऐड, मल्टीप्लाई, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर
subtract 2 for subtract 3 for multiply and 4 for डिवाइड। अब अगर यूज़र 1 2 3 4 के अलावा कोई चॉइस देगा तो अदरवाइज आएगा। अब और अदरवाइज आप यहाँ पे लिखेंगे 4 के नीचे, बिकॉज अदरवाइज इज वर्किंग जस्ट लाइक एल्स। अदरवाइज प्रिंट इनवैलिड ऑप्शन। सो ये बेसिकली एक किस्म की वैलिडेशन भी हो गई। और हमने केस को एंड किसका करना है, एंड केस से। ये हमारे पास एक सिंपल सिंटेक्स आ गया जिससे आपको आई होप के केस ऑफ अदरवाइज का थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अब यहाँ पे आप थोड़ी मिस्टेक क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर आपने कोई अदरवाइज को नहीं ट्रीट करना तो आप फिर यहाँ पे 4 के बाद एंड केस कर सकते हैं। या अगर आपने पहले कोई चॉइस के अंदर वैल्यू ली हुई है और उसके अंदर आपने कोई मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखना चाहते हैं, इस एरिया में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर आप 1 के बाद, मैंने यहाँ लिखा 1 प्रिंट ऐड और उसके बाद उसका रिज़ल्ट भी शो करवाना चाह रहा हूँ, वट एवर यू लाइक। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 वैल्यूज़ ली हुई थी और यूज़र ने प्रेस किया 1 तो वो उसका सम प्रिंट कर दे। अगर आपने 2 लिखा तो वो ऑटोमेटिकली उसका सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन में फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दे। 3 लिखा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। 4 लिखा तो दोनों को पहली वैल्यू को डिवाइड कर दे दूसरी वैल्यू के ऊपर, एंड सो ऑन। सो इससे आपको बेसिक सिंटेक्स ऑफ द केस ऑफ अदरवाइज और इफ देन एल्स आई होप दोनों समझ आ गए हैं। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड लूपिंग, नेस्टेड सिलेक्शन का। एल इफ के अंदर एक और इफ़ यूज़ करना, तो हम उसके लिए एल्स इफ यूज़ करते हैं। जितनी मरतबा आप इफ़ यूज़ करेंगे उतनी मरतबा आप एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हैं। एल्स के बाद दोबारा एक और मरतबा केस को चेक किया और फिर आपने उसको एंड किया, तो इसका मतलब है जितने एल्स इफ लगेंगे उतने ही एंड इफ भी लगेंगे। सो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये हम डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको आई होप के प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। और सिलेक्शन में जो प्रोग्रामिंग इफ देन एल्स का जो स्ट्रक्चर है वो, और केस ऑफ अदरवाइज का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों क्लियर हो गए हैं। इससे रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं देख लूँगा और उसको यहीं पे अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। जी उज़ैर, एनी क्वेश्चन? हसन? ऑल क्लियर? ओके जी। ओके जी, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जी हसन, यू हैव अ क्वेश्चन, जी बताइए, आप मैसेज कर दें। बेटे मैं पास पेपर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, क्योंकि मैं बेसिक सिंटेक्स आज ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद हम फिर पास पेपर सी करेंगे। ओके जी, अब हम आते हैं फॉर टू नेक्स्ट की तरफ। फॉर टू नेक्स्ट काउंट कंट्रोल लूप है और इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो लेके चलते हैं और इसका पहले सिंटेक्स समझा दूं कि सबसे पहले आप फॉर का वर्ड लिखेंगे और फिर इसके अलावा इसके बाद आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम। काउंटर वेरिएबल कोई भी हो सकता है। आप यूजुअली अगर नॉर्मल क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप यहाँ पे काउंट का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर आप अरे यूज़ करते हैं तो हम इसको इंडेक्स यूज़ करते हैं। तो अगर आपने थोड़ा अरे को पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। और इसके बाद एरो और स्टार्टिंग वैल्यू,
स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी और 2 के बाद एंडिंग वैल्यू। और इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होता है स्टेप 1 का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज़ हैं, तो इंक्रीमेंट ऑफ 1 आई एम गेटिंग द नेक्स्ट वैल्यू। सो यहाँ बेसिकली आपके पास +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सो अगर इसको आप यूज़ करें और यहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक होगी, और ये दिस इज़ कॉल्ड बॉडी ऑफ फॉर लूप। और इसके बाद फॉर के साथ ही आप लिखेंगे नेक्स्ट, और इसके बाद वेरिएबल का नाम। जो वेरिएबल आपने फॉर के बाद लिखा वही आप नेक्स्ट के बाद भी लिखेंगे। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। ओके, अब मैं इसका एक प्रोग्राम बनाने लगा हूँ और फॉर टू नेक्स्ट का लूप यूज़ करूँगा। आज मैं कोशिश करूँगा कि इसके 3-4 प्रोग्राम और भी करवा दूँ। लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपने टेक 1000 वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र and output sum and average। तो इसके लिए एक सिंपल प्रोग्राम मैं बनाने लगा हूँ, और इसमें सबसे पहला काम डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल होगा। मैंने डिक्लेयर किया, और इसमें जो वेरिएबल यूज़ करूँगा अपने प्रोग्राम में वो बाद में मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दूँगा। अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, आई नीड टू यूज़ वेरिएबल, और यहाँ पे मुझे 1000 वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से। और 1000 वैल्यूज़ यूज़र लेने के लिए मुझे आई नीड टू टेक इनपुट। तो इनपुट किस तरह लेंगे, अब वो इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर का लूप यूज़ करें पहले, फॉर, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं लिखता हूँ काउंट, एरो, स्टार्टिंग वैल्यू 1, एंडिंग वैल्यू 1000। अब ये अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इसको हम कहते हैं, दिस लाइन इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर लूप हेडर। इस लाइन को हम फॉर लूप का हेडर भी कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे स्टेप नहीं लिखा, ऊपर जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको, अगर मैंने यहाँ पे स्टेप 1 नहीं लिखा ये वाला, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 का ही होता है। अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ इसका मतलब है इट इज़ अंडरस्टूड कि वो स्टेप 1 का इंक्रीमेंट करेगा। और अब मुझे इसमें जो काउंट है ये एक वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे काउंट को डिक्लेयर भी कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है, आई नीड टू टेक इनपुट। तो पहले मैं प्रॉम्प्ट टेक्स्ट देता हूँ, ये कमेंट्स के लिए होता है। टेक इससे पहले प्रॉम्प्ट टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट टेक्स्ट। प्रॉम्प्ट टेक्स्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट बेसिकली यूज़र के लिए अलर्ट होता है कि जिसकी बेस के ऊपर यूज़र को आपने मैसेज देना हो। बेटे 2 मिनट देंगे हसन, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको, 2 मिनट दे दें मुझे। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ प्रिंट की कमांड। सो पहले मैं प्रिंट लिखता हूँ, और यहाँ पे एंटर वैल्यू, ये मैंने प्रॉम्प्ट टेक्स्ट दिया, और इसके बाद इनपुट की कमांड, और उसके बाद मुझे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो वेरिएबल के लिए मैं इसके लिए ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल माय वैल्यू। अब ये एक और वेरिएबल आ गया, एंड दैट इज़ माय वैल्यू। इसको मुझे अब सम करना है। सम करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे
बल्कि कैलकुलेटिंग लिखते हैं यहाँ पे, कैलकुलेटिंग सम। आपको याद होगा जब मैंने टोटलिंग का एक रूल बताया था जो लास्ट क्लास थी, तो उसमें मैंने टोटलिंग यूजिंग लूप कहा था, तो अब मैं वो अप्लाई करने लगा हूँ। और उसके लिए सम इज़ इक्वल टू, हम वैल्यू को अगर सम करना चाहें तो हम सम करते हैं। फॉर एग्जांपल सम, एक मैंने वेरिएबल लिया, टोटल भी ले सकते हैं आप। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस माई वैल्यू। ये बेसिकली मैंने टोटलिंग की है यूजिंग लूप। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल यूज़ किया मैंने सम का, सो सम भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। और आगे मैं इसकी एवरेज भी कैलकुलेट करूँगा। तो अब मुझे ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और इसको मुझे एंड करना है, एंड दैट विल बी एंडेड विद नेक्स्ट, और इसके साथ फिर वो वेरिएबल जो मैंने काउंट यूज़ किया था। अब ये बेसिकली बॉडी ऑफ द लूप है। इसके अंदर हमने इनपुट भी ले लिया और इसी के अंदर हमने यूज़र से वैल्यू भी कैलकुलेट करवा दी, उसका सम भी कैलकुलेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट सिंपली नीड टू, क्योंकि उसने कहा था कि 1000 वैल्यूज़ का सम लें और उसकी एवरेज भी कैलकुलेट करनी है। तो अब मैं यहाँ पे एक और कैलकुलेट एवरेज, एवरेज का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। सो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल AVG का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, AVG। आप एवरेज भी ले सकते हैं, और उसमें सम किस तरह कैलकुलेट होगा, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। 1000 वैल्यूज़ थी तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे सिंपली इसको प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के लिए अब मैं प्रिंट करता हूँ पहले सम विद द प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, सम ऑफ 1000 वैल्यूज़ इज़ डबल कोट्स क्लोज, ये प्रॉम्प्ट टेक्स्ट हो गया, और उसके बाद आइडेंटिफायर का नाम सम जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये मैंने प्रिंट कर दिया सम। और अब लास्ट पे मैं लिखने लगा हूँ क्योंकि हम एवरेज भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसके लिए एवरेज इज AVG। ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें हमने 100 वैल्यूज़ को इनपुट करवाया और फिर हमने उसका सम कैलकुलेट किया। जी, अब कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं बेटा, बताएं जी। ये मैंने आपको फॉर लूप के थ्रू इसलिए करवाया क्योंकि हमारे पास एक कंट्रोल कंडीशन थी और कंट्रोल इंफॉर्मेशन थी। 1 से 1000 तक हमने वैल्यूज़ को रन करना था, और उनके अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको सम और एवरेज कैलकुलेट किया। जी बेटा, आप कोई क्वेश्चन करें। हाँ जी, हसन, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, सो ये एक सिंपल क्वेश्चन हमने किया, और इससे आपको आई होप के इनपुट लेने का तरीका भी आ गया आज, कि प्रॉम्प्ट टेक्स्ट बेहतर होता है कि आप प्रॉम्प्ट टेक्स्ट दें। तो हमने पहले प्रॉम्प्ट टेक्स्ट देना है और उसके बाद इनपुट। जब भी आप इनपुट या आउटपुट देंगे तो प्रॉम्प्ट टेक्स्ट ज़रूर दें। और जब भी हम देखें, जब भी आप प्रॉम्प्ट टेक्स्ट देते हैं तो डबल कोट्स में आप प्रॉम्प्ट टेक्स्ट देंगे, और अगर आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप वेरिएबल नहीं यूज़ करेंगे, वेरिएबल के साथ आप डबल कोट्स नहीं यूज़ करेंगे। ये ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मैंने एक सिंपल इफ़ देन फॉर का लूप के थ्रू आपको क्वेश्चन करवा दिया। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाने लगा हूँ, और उसके अंदर सिंपल, ताकि आपकी फॉर लूप की प्रैक्टिस हो जाए। और वो क्वेश्चन ये है, टेक, बल्कि हम ये करते हैं कि सिंपल प्रिंट करते हैं, प्रिंट फर्स्ट 5
इवन नंबर्स। अब यहाँ पे हमने बेसिकली 2 4 6 8 10 ये हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए, और इसके लिए मैं एक प्रोग्राम लिखने लगा हूँ। हमें पता है स्टार्टिंग वैल्यू इज़ 2, एंडिंग वैल्यू इज़ 10 एंड इंक्रीमेंट इज़ ऑफ +2। इट मीन्स कि स्टेप 2 अब हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिक्लेयर और काउंट का मैंने कोई वेरिएबल ले लिया और दैट इज़ इक्वल टू इंटीजर। तो इंटीजर इज डेटा टाइप। अब यहाँ पे फॉर का लूप यूज़ करता हूँ। फॉर काउंट स्टार्टिंग वैल्यू इज़ 2 नाउ टू 10, और यहाँ पे स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 का होता है। अब हम यहाँ स्टेप 2 करेंगे। तो स्टेप 2 इज़ एडिंग विद अ +2, और यहाँ पे हमें सिंपली इसको प्रिंट करना है काउंट को। तो काउंट में जो पहली वैल्यू है वो 2 है, और उसके बाद वो स्टेप 2 करेगा। इसका मतलब है कि 2 के बाद 3 को स्किप कर देगा और 4 को प्रिंट करेगा, और इसी तरह नेक्स्ट काउंट। सो इट मीन्स कि अब यहाँ पे जंप ऑफ 2 हो रहा है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, जो कि आपकी स्टेप 2 की इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर यहाँ आप स्टेप 3 करते तो 1 के बाद 2 और 3 स्किप हो जाता, 4 प्रिंट होता, और अगर 2 की बात करें 3 और 4 स्किप होगा, 5 आ जाएगा अगर यहाँ पे 3 हो। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है जी। अगर आप इवन नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं तो ऑड नंबर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। ये आप एज ए प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, और आई होप कि ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपकी ये वाला क्वेश्चन हेल्प करेगा। एज ए प्रैक्टिस वर्क आप 1 3 5 7 9 को भी प्रिंट कर सकते हैं। उसमें भी स्टेप 2 का ही होगा, और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी और टिल 9 जाएगा। दैट्स ऑल। हसन, आई थिंक कि आपको भी आइडिया हो गया इसका, और फॉर का लूप भी क्लियर है। अब हम वाइल लूप की तरफ आते हैं, या हम बल्कि काम करते हैं कि वाइल लूप और रिपीट अंटिल लूप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको एंड करते हैं, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इसको एंड करते हैं क्लास को।